हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 005 की सीरीज में ये 7th वीडियो है। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। कोरिलेशनल डिज़ाइन से हमें स्टार्ट करना है। एक बार आपको इंडेक्स पे ले आती हूँ वापस से, क्योंकि हमें ये भी डिस्कस करना है कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इंडेक्स पे आते हैं। देखिए, हमने ये टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन लास्ट टॉपिक था जो आप पढ़ कर आए हैं। आज हम सिर्फ ये दो टॉपिक करेंगे। अब इन्हें सिर्फ लगाना तो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि एथनोग्राफी में बहुत कुछ पूछा जाता है सिमिलरली ग्राउंडेड थ्योरी में, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। मतलब आप मान के चलिए, एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। तो जिस भी तरीके से इनके आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे टॉपिक्स को मैंने इसके सब टॉपिक बना के इसमें कवर करा है, और लेंथ उतनी ही रखी है जितनी रिक्वायर्ड है। तो वो सबका तो खैर मैं ध्यान रखती हूँ। पहले कोरिलेशनल डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन वाली सीरीज में चल रहा है, डिफरेंट डिज़ाइंस के बारे में बात चल रही है ना, अभी हमारी वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। कोरिलेशनल डिज़ाइन का एक बचा है, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। सिंपल है ये तो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर एथनोग्राफी के जितने टाइप है इनको हमें कवर करना है। तो आज हमें स्टार्ट करना है। आ जाते हैं पेज नंबर पर, जहाँ पर हमें पहुँचना है ना। ये हमारा कोरिलेशनल डिज़ाइन स्टार्ट होगा। अब कोरिलेशनल डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन, कि एक वेरिएबल दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ये स्ट्रेट वे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम कोरिलेशनल डिज़ाइन कहते हैं। डिज़ाइन को छोड़िए, कोरिलेशन को समझिए, क्योंकि कोरिलेशन अगर आप समझेंगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। कोरिलेशन शायद मैंने एक्सप्लेन किया भी हो पहले, और नहीं भी अगर किया है, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ इतना सारा कुछ कराने के बाद, मुझे ध्यान नहीं रहता कई बार। कोरिलेशन का मतलब होता है आपस में रिलेशनशिप, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, दोनों के आपस में एक साथ चलने से पूरी सिचुएशन पे क्या फ़र्क आ रहा है, ये हम देखते हैं कोरिलेशन में। तो जब हम एक ऐसा रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें हमारा पर्पस ही यही होता है कि वेरिएबल्स का हम इफेक्ट देखें, तो उसको हम कोरिलेशनल डिज़ाइन कहते हैं। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है, जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं बिना उन्हें मैनिपुलेट करे। इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ दैट रिलेशनशिप। उन वेरिएबल्स के बीच में जैसा भी रिलेशनशिप निकल कर आता है, आपको पता है आपने कोरिलेशन के क्वेश्चन करे हैं, तो जो वैल्यू आती है वो न्यूमेरिक आती है। कोरिलेशनल डिज़ाइन में जो स्टैट्स यूज़ होती है, वहाँ पे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं प्रॉपरली। तो जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल में आती है निकल के, बेस्ड ऑन दैट हम उस पर अपनी जो फाइनल आंसर देते हैं, उससे हमें पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। वही इसके टाइप भी हो जाते हैं। साइकोलॉजी में कोरिलेशनल डिज़ाइंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन इज अनएथिकल, इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। जैसे कि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा और अडल्ट मेंटल हेल्थ के बीच रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं, स्ट्रेस लेवल और स्लीप क्वालिटी। ऐसा कोई भी एक, एटलीस्ट एक वेरिएबल जो कंप्लीटली अनएथिकल है, जिसको क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है या करना अनएथिकल है। पॉसिबल तो है, ट्रॉमा क्रिएट कर दीजिए आप किसी के लिए, लोग करते रहते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, की फीचर्स कह लीजिए, या इन्हीं सब से मिला के आप इसका कंटेंट पैराग्राफ में बना दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। द रिसर्चर ऑब्जर्व्स नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स। पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन नहीं होता। जहाँ एक और हम अभी तक यही देखते आ रहे थे, ज़्यादातर हमने जो रिसर्च डिज़ाइन पढ़े उसमें हम ये देख रहे थे ना कि मैनिपुलेशन कर ही रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, जो आंसर आता है वो एक कोफिशिएंट की फॉर्म में आता है, जो -1 से +1 के बीच रेंज करता है। न्यूमेरिकल्स करते वक्त भी आपने यही देखा है कि आंसर कभी भी -1 से छोटा, +1 से बड़ा नहीं आता। ये हमें रिलेशनशिप की डायरेक्शन बताता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो जैसा भी वैल्यू आती है, उसी के बेसिस पर हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि किस तरीके का इनका रिलेशनशिप चल रहा है, और इसी से हम स्ट्रेंथ भी बता पाते हैं। नॉट जस्ट द वैल्यू, द डायरेक्शन, बट ऑल्सो द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब अगर आपने देखा है क्वेश्चन में +9.982 आता है, तो आपको पता होता है तो 1 के बड़ा ही क्लोज है, तो हाई पॉजिटिव कहते हैं ना, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, या परफेक्ट तक चले जाते हैं आप, तो वो ये होता है। अब इसकी रिसर्च भी इसी टाइप की होगी कि जैसा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप बनेगा, उसी के हिसाब से हम उसको उसी टाइप की रिसर्च स्टडी कह देंगे। करेक्ट? इसमें हम वेरियस डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं, सर्वे, क्वेश्चनायर,
डेटा कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, फिर उसको एनालिसिस के मेथड जो होते हैं वो स्टैटिस्टिकल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कलेक्शन के मेथड अलग हो गए जिसमें हम कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे बट हमें डेटा चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब ये हो गया एनालिटिकल, यानी एनालाइज करने के लिए जो मेथड चाहिए हमें। देखिए ये दोनों मेथड आपने 6 पेपर में पढ़े हैं। शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो 6 पेपर नहीं दे रहे होंगे तो वो उनको ये लग रहा होगा कि चीज़ें जल्दी चल रही, वरना मैं पक्का श्योर हूँ कि जो मैंने आपको ये पढ़ाए हैं डिटेल में 6 पेपर में, वहाँ से आप इतना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटरप्रिटेशन कॉशन, वाइल कोरिलेशन कैन रिवील एसोसिएशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, अ थर्ड वेरिएबल मे बी इन्फ्लुएंसिंग बोथ वेरिएबल। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम जो दो रिलेशनशिप के बीच में स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे तीसरे ने अपना रोल प्ले किया, और वो हमेशा करता ही है, उसकी तो बात ही क्या हम डिस्कस करें, पर ऐसा होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, एथिकली फिजिबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, एक्सप्लोर कर पाते हैं वैल्यूज़ को, प्रिडिक्शन करना आसान होता है। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यूज से हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं आसान ही होता है। किसी बच्चे का इंटेलिजेंस इन जनरल बता पाना उसकी स्टडीज़ के बेस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उतना ईजी नहीं होगा जितना आपको अगर उसका स्कोर मिल जाए तो आप कह देंगे। अगर एक जनरल बात मैं कह रही हूँ, अगर एकेडमिकली किसी ने 100 में से 90 स्कोर किया है, क्या पिक्चर बनी आपके माइंड में इमीडिएटली कि अच्छा होगा, अच्छा किया होगा? या 100 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, क्या पिक्चर बनी आपके माइंड में? इमीडिएटली बन गई ना, बिकॉज ऑफ द स्कोर। तो स्कोर की वजह से इसमें प्रिडिक्शन करना बहुत आसान होता है, ये इसका एक एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बहुत डिटेल में नहीं बता पाता। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड फैक्टर जो है वो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, और कई बार कोरिलेशन से कॉजलिटी को गलत तरीके से अज्यूम किया जा सकता है, ओवर इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और मेजरमेंट की लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि आज का वैसे मेन टॉपिक है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी आपने कभी अगर सुना है वर्ड या आप जानते हैं तो इसको समझना आसान हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो फिर मैं हूँ ही आपको समझाने के लिए। एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, पहले तो ये नाम पे फोकस कर लीजिए। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी की बात करेगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। डेटा नहीं देगी हमें, डेटा तो देगी, वैसे डेटा नहीं देगी वर्ड गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डेटा देगी बट नॉट इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, इट वुड गिव अस इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा मिलेगा। That involves the in-depth study of people, culture and social interaction in their natural setting. एथनोग्राफी एक रिसर्च की तरह भी यूज़ होती है, और ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, एथनोग्राफी एज अ रिसर्च। 6 मार्कर में आ जाएगा, 3 में भी आ सकता है, अब वो आपसे छोटा सा आंसर चाहते हैं तो। एथनोग्राफी एज अ रिसर्च लॉन्ग क्वेश्चन में एथनोग्राफी के साथ बन के आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ एथनोग्राफी और ग्राउंडेड थ्योरी में हर पेपर में बताती हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करिए। फिलहाल तो आप पढ़ ही रहे हैं तो अभी क्या ही कहा जाए। तो यहाँ पे ये एक ऐसे टाइप की रिसर्च है, ये एक मेथड है जिसमें हम, इट इज़ मोर एसोसिएटेड विद सोशल वर्ल्ड, सोशल साइकोलॉजी का भी इसमें यूज़ होता है। तो रिसर्च भी है और सोशल वर्ल्ड भी है, जहाँ पे लोगों के बीच में उनके कल्चर के बारे में या उससे एसोसिएटेड हम रिसर्च करते हैं, ऐसे किसी भी चीज़ पर जिसमें हमें इन डेप्थ जाना ही जाना है। अब the ethnographer immerse themselves in the community, often for extended period, to observe daily life, conduct interviews and participate in activities. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं, वो जिस कल्चर के लोगों के बीच में जाके काम कर रहे होते हैं ना, वो वहाँ प्रॉपर रहते हैं, एक एक चीज़ को जीते हैं। जैसे मूवीज़ में भी होता है ना, काफ़ी मूवीज़ में हमने ऐसा सुना है कि किसी एक्टर और एक्ट्रेस ने उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए पूरा वैसी लाइफ को जिया, हर चीज़ को देखा समझा, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एथनोग्राफी। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, जो एथनोग्राफर होते हैं वो खुद को इतना ज़्यादा उस कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि उन्हें ये फील होता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट अ पार्ट, दे आर इनटू इट, सो मच ऑफ इट। तो ये इस तरीके की रिसर्च होती है, ये फ्लैक्सिबल होती है एंड कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस डिसिप्लिन, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, हेल्थ स्टडीज़, जिस भी टॉपिक पे हम कर रहे हैं उससे ये एसोसिएट हो जाएगी। डेटा कलेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स, इंटरव्यू एंड आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें हम करते हैं। ओके, हाँ, इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे मिस नहीं करेंगे। अल्टीमेट गोल होता है एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराना। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट में बात नहीं करते, यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है उसके बारे में, जिसको यहाँ पे लास्ट में डिस्प्ले किया जाता है। एथनोग्राफी जिन बेसिस पर चलती है, जो इसके बेसिक्स हैं, अजम्पशंस हैं, यानी जो कि इसके ग्राउंड्स हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथनोग्राफी के अजम्पशंस बहुत पूछे जाते हैं।
क्या क्या assumptions हैं? देखिए, सबसे पहले है कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो भी कल्चर है, बिहेवियर है, मीनिंग्स हैं, ये हमारी सोसाइटी में रहते हुए ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूर से देख के ऑब्जर्व करके काम नहीं चलेगा, यू हैव टू लिव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। मीनिंग इज बेस्ट अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी भी एक्शन को अच्छे से समझने के लिए हमें उस एनवायरनमेंट में उसको होते हुए देखना है जैसा वो हो रहा है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में होता हुआ ही समझा जा सकता है बेस्ट तरीके से, ये मानते हैं। इनसाइडर पर्सपेक्टिव्स आर एसेंशियल, जो कई बार हम लोग जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, जिनको आपने पढ़ा भी था, प्रेजुडिसेस है ना, और सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा था, तो उसकी फॉर्म में हम कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम जो खुद से देख रहे हैं वो कितना ठीक है। उसको हम इनसाइडर पर्सपेक्टिव कहते हैं, जो हम खुद से ही जाके एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कल्चर इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, जिस कल्चर में हम रहने लगे ना, तो उसी कल्चर के जैसे हम भी होने लग जाएंगे। तो किस तरह से कल्चर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इमर्जन प्रोड्यूसेस डीपर अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ में लंबा वक्त गुजारने पर हम उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। आज मैं शाम को एक चीज़ सोच रही थी कि जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट मिनट में नोट्स लिए हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने टाइमली ये नोट्स ले लिए थे एटलीस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले, और वो जो पढ़ रहे थे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन फ़र्क ये रहेगा कि जिन्होंने लंबे समय में पढ़ा है, डेफिनेटली उन्होंने कई बार पढ़ा होगा, उनकी नॉलेज स्टेबल ज़्यादा होगी। ये वाली बात यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। ये बात आपसे करने वाली नहीं थी, मगर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग क्यों बन रही है, क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम दिया है नोट्स को। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट मिनट में पढ़ा है वो भी क्यों अच्छे मार्क्स ले आते हैं। बहुत स्टूडेंट्स थैंक्स गिविंग मैसेजेस करते हैं कि मैम हमने बस 1 दिन पहले पढ़ा, 1 रात पहले पढ़ा, कुछ घंटे पहले पढ़ा, इतने अच्छे मार्क्स आ गए। क्योंकि वो एक तो सिंपलर है, कवर कर लेते हैं वो, लेकिन वो बस एग्ज़ाम में जाके सब निकाल के आ जाते हैं। वो रखते नहीं हैं कुछ अपने पास, लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं तो आप अपने माइंड में उसको रख पाएँगे। तो मैं जो ईज़ी नोट्स का एग्ज़ाम्पल यहाँ दे रही हूँ, वो 2 बातें एक साथ हो गई कि जो भी हम किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए खुद को इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हम गेन करते हैं। ये बात एथनोग्राफी में भी एप्लीकेबल है। मल्टीपल रियलिटीज़ एग्जिस्ट, कई बार एक ही चीज़ की रियलिटीज़ मल्टीपल होती है, वो हमें ही मल्टीपल दिखाई देती है, पर तब जब हम उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। पर वैसे किसी चीज़ के बारे में हमारा एक ही व्यू होता है, लेकिन एक्चुअल में किसी चीज़ के बारे में एक व्यू नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होंगे, पर वो तब होंगे जब हम उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। रिसर्चर रिफ्लेक्सिविटी इज़ नेसेसरी, एथनोग्राफर जो होते हैं वो भी अपने बायसेस, रोल्स, उन सबको, उनका भी अपना एक रोल हो जाता है इसमें, तो वो सारी चीज़ें भी अपना रोल प्ले करती हैं। क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड्स डेप्थ, जब भी हम कोई क्वालिटेटिव डेटा गैदर करते हैं तो वो हमें बहुत गहराई से चीज़ों को समझने में हेल्प करता है। और इंटरप्रेटिव होती है एथनोग्राफी, ये भी इसका असम्पशन है कि इंटरप्रिटेशन हम निकाल पाते हैं। एथनोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स डिपेंड करेंगे इस चीज़ पर कि हमारी एथनोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए वो हो रही है, किस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। तो रियलिस्टिक एथनोग्राफी तब होगी जब इसमें हम प्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव अमाउंट ऑफ द कल्चर फोकसिंग ऑन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइव होंगी, तब वो रियलिस्ट एथनोग्राफी कहलाएगी। क्रिटिकल कहलाएगी जब वो पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करेगी, इनइक्वालिटीज़ की बात करेगी, इस तरीके के इश्यूज उठाएगी। ऑटो एथनोग्राफी, जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए रिसर्चर्स कल्चरल फिनोमेना को एक्सप्लोर करते हैं, ऑटोबायोग्राफी की ब्लेंडिंग करते हैं, तब उसको ऑटो एथनोग्राफी का नाम देते हैं। फेमिनिस्ट यानी जेंडर डायनामिक्स की स्टडी करना फेमिनिस्ट एथनोग्राफी के अंदर आ जाता है। विजुअल में फोटोग्राफी, वीडियो, अदर विजुअल मीडिया को डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट करना, वो विजुअल का एक एग्जाम्पल हो जाता है। वर्चुअल स्टडीज़, ऑनलाइन कम्युनिटीज़, इसमें जो वर्चुअल एथनोग्राफी होती है ये ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि इसमें वो प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पर और दूर से सारी चीज़ों को गैदर करने की कोशिश करते हैं। मल्टी साइटेड, जब हम कई बार डिफरेंट लोकेशंस को साथ में इंटरकनेक्ट करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो मल्टी साइटेड कहलाती है। एथनोग्राफिक केस स्टडी, आप में से कुछ लोगों के दिल में ये थॉट भी आया होगा और मैं भी सोच रही थी बीच में, पर मिस हो गया वो पॉइंट, यहाँ पे आ गया कि इट इज़ मोर लाइक अ केस स्टडी अगर एक ही चीज़ पर हो रही है तो, क्योंकि हम इसमें बहुत डीपर डिटेल में चले जाते हैं। बस केस स्टडी में हम इतना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, एथनोग्राफी में करते हैं। तो हर टाइप जो है वो अपना एक डिफरेंट पर्पस सर्व करता है और मैंने बताया कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है वैसा होता है। अब स्टेप्स की बात करें अगर एथनोग्राफी के, तो अगेन किसी भी टाइप की रिसर्च में आप देखिए
स्टेप्स वही रहेंगे, कुछ चीज़ें मिडिल में बदलेंगी। जैसे रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, सेटिंग को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तो हमें डिपेंड करता है ना किन लोगों के बीच में हम जाने वाले हैं, कैसे हम करने वाले हैं। फिर उस जगह की एक्सेस को गेन करना, रैपो बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में खुद को प्लेस करने जा रहे हैं, अगर हमारा वहाँ पे रैपो नहीं मेंटेन होगा तो फिर चीज़ें हमें उतने अच्छे से मिल नहीं पाएंगी। फिर उस फील्ड में एंटर करना जहाँ हमें वर्क करना है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना और वेरियस तरीके से डेटा का कलेक्शन करना, रिफ्लेक्सिविटी को मेंटेन करके रखना, यानी कि अपना जो रोल है, बायसेस हैं, उन सबको उसका इम्पैक्ट ना पड़े इसका ध्यान देना, डेटा को ऑर्गेनाइज करते रहना, डेटा एनालिसिस करना। मैं थोड़ा रीड कर रही हूँ, फास्ट चल रही हूँ, बट पॉइंटर्स वही हैं, आपको फिर भी ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, वर्ड टू वर्ड मत जाइएगा। अगर आप ये सोचे कि नहीं मतलब एग्जैक्ट यही वर्ड लिखना है, तो ऐसा नहीं है, आप सिंपलर लिख सकते हैं अपने तरीके से। एथनोग्राफी को लिखना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एथनोग्राफी को लिखना अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि वो एक बड़ी रिपोर्ट होती है। मेंबर चेकिंग, जो ऐसे मेंबर्स जिनके साथ रह के हमने एथनोग्राफी को कंप्लीट किया है, उनके साथ भी अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करना, कि वो कुछ वैलिडेट कर सके, कुछ गलत है तो सही कर सके, वहाँ पे हमें उनसे हेल्प मिलती है। ठीक है, एक रिसर्च मेथड की तरह एथनोग्राफी वर्क करती है। तो मैंने शायद पहले ही आपको अच्छे से समझा दिया था, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ इंटरव्यूइंग और ऐसे सभी चीज़ें होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें एक रिसर्च में हमें ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी सारे मेथड्स हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। द मेथड emphasizes thick description, rich layered accounts that explain not only what people do but why they do it, grounded in cultural meaning। यहाँ पे इनसाइडर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव दोनों ही लिए जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को ब्लेंड करके देखा जाता है कि क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। एथनोग्राफी फ्लेक्सिबल है, अडेप्टिव है, मतलब इसमें वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक रिसर्च में होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से आपको अपने आंसर को बनाते जाना है कि अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ भी इंक्लूड करती है, कॉन्टेक्चुअल एक्यूरेसी होती है इसमें, हिडन एस्पेक्ट्स को सोशल लाइफ की रिवील करने की एबिलिटी होती है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको आप मेंशन कर सकते हैं। और कुल मिला के मैं इसको थोड़ा डिटेल नहीं करना चाह रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर लीजिएगा। कुल मिला के एथनोग्राफी एक वाइडली यूज़ होने वाला एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसे रिसर्च मेथड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर कल्चर को, सोसाइटी को कवर कर सकते हैं, बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत ही टाइमली ये वीडियो कवर किया होगा, मैंने अभी टाइम देखा नहीं है, पर ठीक है, लेट इट बी फॉर दिस। नहीं मिक्स करना चाहती थी मैं इंटेंशनली ग्राउंडेड को साथ में, तो जो भी टाइम है दैट्स परफेक्ट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।